हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर मैथ्स के फटाफट रिवीजन सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके साथ साथ अभी मैथ्स का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। यानी यहाँ पर जो है आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग जो है सो मनाने वाले हैं 15 अगस्त को, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर मैथ्स का अमृत महोत्सव अभी से ही मना रहा हूँ, है ना। आपके सामने मैथ्स का अमृत महोत्सव आज प्रस्तुत होने वाला है। उसमें हमने जो है सो आपके मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे प्रश्न हैं और वो सारे प्रीवियस ईयर पे आधारित। हमने उसमें कुछ में वैल्यू चेंज करके बनाया जो है सो, लेकिन कंसेप्ट वही है प्रीवियस ईयर पे आधारित ही सारे के सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। इस बार जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है अभी उसमें आपका क्या था, 3-4 साल का जो प्रीवियस ईयर जो लगा के गया है ना एग्जाम हॉल में, उसी का बल्ले बल्ले। तो मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो और प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट है उस पर आप लोग जो है सो क्वेश्चन का रिवीजन करने की कोशिश करो। तो उसी पे आधारित हम आपके सामने आज का सेशन आपका होने वाला, और ये आज का सेशन बहुत ही मजेदार। हर रोज का सेशन बहुत ही मजेदार होता है, लेकिन आज का सेशन बहुत ही मजेदार, जानदार और शानदार होने वाला है। इसकी आप लोगों को जो है सो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लासेस को देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लेकर आया, है ना। आइए उससे पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद आराम से कॉपी पेन लेके, नोटबुक पेन सब लेके आराम से बैठ जाइए और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है उसका आप साक्षी बनिए, है ना। आइए हम यहाँ पर जो है सो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, बच्चों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपका भी मतलब जो है सो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसमें सब लोग इसका लाभ उठा पाए। आइए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं यहां पर जो है सो फेंक रहा हूं। इस प्रश्न को आप देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न। और ये प्रश्न आपका पिछले जो आपका रिवीजन सीरीज चला था उसमें हमने होमवर्क में दिया था 2 प्रश्न, उसी का है ये प्रश्न है जो मैंने आपको होमवर्क में HW में जो दिया था, वही आपका ये प्रश्न है। आप लोगों ने शायद इसको सॉल्व किया होगा, नहीं अगर किए होंगे तो इसको आप यहां पर हम सॉल्व करके आपके सामने लेकर आएंगे और इसको हम दिखाएंगे आपको कि देखो इस सवाल को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ उसे कंसेप्ट को माइंड में लाते हैं कि क्या कंसेप्ट इसमें यह कह रहा है कि एक समूह में 45 व्यक्ति है। एक समूह में 45 व्यक्ति है, केवल पुरुष और महिलाएं हैं। आ रही है व्यक्ति, इसमें आपकी बात, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। अगर पुरुष 5 है तो महिला 4 है। यदि पुरुषों का औसत वजन 79.4 kg है, मुझे बताओ पुरुष रेशियो में कितना है, तो 5 है। तो अगर यह 5 यूनिट, अगर यह रेशियो 5 जो होगा वह क्या है, आपका यहां पर मेल है। रेशियो जो 5 है वह आपका क्या है, मेल है। और ये मेल का जो एवरेज जो है सो वजन है वह 79.4 kg है। 79.4 kg है। और उसके बाद ये कहा है कि और महिलाओं का औसत वजन 64.4, तो महिला कितने हैं, आपका 4 है। तो इसका जो एवरेज है यानी फीमेल है, फीमेल जो इसका जो वजन है वह आपका कितना है, 64.4 kg हो गया।
अब पूछ रहा है कि उस पूरे समूह का औसत वजन क्या होगा, यानी उस पूरे समूह में टोटल व्यक्ति है, टोटल यानी सभी व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा। अब आपको जो है सो एवरेज जो है सो वो है सो आपको निकालना किसका, टोटल का, यानी एवरेज आपको निकालना इन सभी का। तो सबसे पहले ध्यान से इस बात को हम देख रहे हैं, उस पूरे समूह में अगर 9 है, अगर 45 है तो हाँ, तो आप इसको जो है सो 45 को 5:4 में बांट के भी लिख सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कॉमन टर्म बाद में कटने वाला ही है, बाद में कॉमन टर्म आपका कटने ही वाला है, तो इसलिए आप रेशियो ही जो है सो लेके चलो, अच्छा रहेगा। आइए अब इसमें यहां पर ध्यान से हम जो है सो देखते हैं, इस टोटल 9 व्यक्ति है, टोटल 9 व्यक्ति में से 5 का एवरेज आपका 79.4, 79.4, इसका मतलब पांचों 79.4 के बराबर है कि नहीं। अब उसमें से जो 4 है वह आपका 4 क्या है, 64.5, 64.5। तो हमें दोनों को हमें करना क्या पड़ेगा, 9 को 9 का एवरेज आपका सेम होगा, तो यहां से हम इसमें लगाएंगे डेविएशन मेथड। तो यहां से हम ये देख रहे हैं, अगर हम 9 का एवरेज ये मान लूं, अगर मैं 9 का एवरेज ये मान लूं, तो इसका एवरेज ये तब होगा जब सबका जो डेविएशन आपका 0 आ जाए, डेविएशन सबका कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब आपका यही एवरेज होगा। अगर आपका डेविएशन नहीं आ रहा है 0, तो उसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देखिए कितना आपका कम है, कितना ये कम है, तो आप कहोगे सर ये जो है सो आपका जो है सो यानी 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया 8 में से 4 गया, आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 4, और उसके बाद यानी कि 14.9 कम है, 14.9 कम है। कितने व्यक्तियों का, तो आप यहां देख रहे हो 4 व्यक्तियों का 14.9 कम है, तो इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा हमें ये बताओ। तो 9 चौक 36, कैरी 3, 4 चौका 16, और आपका 3 कितना हो जाएगा 19, कैरी 1, 4 और 1 5, यानी 59.6 कम है। तो हमें यही डेविएशन 59.6 कम है, तो इसका डेविएशन 0 बनाने के लिए इसमें आपको 59.6 जोड़ना पड़ेगा टोटल में। लेकिन अरे यार ये आपका क्या है 59.1 मिनट, हाँ ये आपका, हाँ तो यहां पर आइए, तो ये आपका 59.6 कम है। इसका अर्थ ये है कि ये पूरे का पूरा का जो एवरेज होगा वह आपका क्या होगा, कम होगा। कितने का 59.6, और उसको हमको 4 लोगों में बांटना है, यानी 59.6 को ये पूरे, तो इसको जो है सो इतना अगर कम है तो 9 जो है सो 9 व्यक्ति बराबर बराबर बांट दो, ये कितना हो जाएगा, आप इसको जो है सॉल्व करोगे, हाँ तो ये आपका हो जाएगा 79.4, और ये माइनस, तो इसमें जो है सो कितना से, तो 9 1 54, हाँ तो ये आपका हो जाएगा जो है सो 9 1 54, और ये 5 और ये 5 और ये 56 जो है सो 9 1 54, और ये आपका जो है सो 2, यानी कि आपका लगभग 6.6 हो गया। तो ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 होगा, और ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया 8, 8 में से 6 जाएगा आपका 2 हो गया, यानी 72.2 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। हमने इसको जो है सो लेके बनाया तो ये हुआ। अगर मैं इसको लेके बनाता, अगर मैं इसको, तो यहां पर आपका हो जाएगा ये 64.5 होता। तो ये अब ये बताओ कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 14.9 अधिक है, 14.9 अधिक है, कितने लोगों का, तो 5 लोगों का। इसको आपको जो है 5 4 जो है सो 9 में बांटना ही अधिक है। तो इसको अगर आप करते हो तो 64.5 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा जो है सो 9 5 45, कैरी 4, और ये 14 5 70,
9 पचे 45, कैरी 4 और ये 14 पचे 70 और 4 74 और इसको जो है सो आपको जो है सो 9 से भाग दीजिएगा। तो ये 9 से भाग देने के बाद इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तब पर भी आंसर आपका 72.8 भी होगा। तो या तो आप इसको एवरेज जो है सो मान के बनाओ या तो इसको आपको जो है सो मान के बनाना, तो आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या था उसको आप लोग जो है सो देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर आप लोग दीजिए। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो है एवरेज को कितना डेविएशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात। चलिए अब यहां पर एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने के लिए गए समय से 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब जो है सो यानी किसकी बात हो रही है, समय की बात हो रही है। तो समय जो है सो टाइम जो अप है धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय जो है और वो धारा की दिशा में जो है सो लिया गया समय जो है क्या है, इससे घंटा कम है। आ गई बात। यही तो हो गया, यानी टाइम अप इसका मतलब हो गया धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय। ये टाइम डाउन इसका मतलब है धारा की दिशा में लिया गया समय। यहां पर ये कहा कि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा की दिशा में लिया गया समय से 1 घंटा अधिक है। अगर ये 5 घंटा अगर ये होगा, अगर ये 4 घंटा है तो ये 5, अगर 3 है तो ये 4 है। तो यहां पर ये बताओ दोनों इधर कितनी जा रही है, 48 किलोमीटर। तो अगर धारा की दिशा में जाएगी तो क्या होगा, जो उसके जो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों की जुट जाएगा। अगर नाव की चाल को अगर मान लू x किलोमीटर प्रति घंटा और फिर यहां पर जो धारा की चाल आपका दे रखा है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे ये बताओ 48 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, किस चाल से जाएगा, यानी x -4 की चाल से जाएगा। अब ये माइनस फिर 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा, यानी किस चाल से जाएगा, यानी x + 4 के चाल से बराबर 1। अब यहां पर जो है x का मान कुछ ऐसा सोचो, x का मान कुछ ऐसा सोचो, यहां पर आपका इंटीजर है। अब x का मान कुछ ऐसा सोचो कि उसमें 4 घटाने पर भी 48 कट जाए और उसमें 4 जोड़ने पर भी 48 में भाग लग जाए। अब ऐसा संख्या आपको सोचो, आपके पूछा x का मान ही पूछा है तो चारों ऑप्शन में से ही उठा लो आप कोई। अगर मैं यहां पर लेता हूं 10 तो यानी 10 में से 4 जाएगा, 6 से कट जाएगा और ये 14 48 आपका नहीं कटेगा। अगर मैं 16 जो है लेता हूं, अगर x का मान अगर मैं 16 जो है तो लिया तो ये 12 यानी 12 से काटेंगे तो ये बनेगा 4। अगर मैं यहां पर x का मान 16 जो है सो लिया तो 16 4 20 जो 48 आपका नहीं कटेगा, इसका मतलब आपका 16 भी आंसर नहीं होगा। अब यानी तीसरा अगर मैं x का मान जो है लेता हूं 20, यहां भी 20। अब ध्यान से देखो 20 में से 4 जाएगा 16, 16 से 48 कटेगा 3। अब ये 20 + 4 24 दूनी 48, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो यहां पर हमारा x का मान कितना जो है निकल के आ गया, 20 जो है निकल के आ गया और ये किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन नंबर सी हमने यहां पर निकाला, बाय ऑप्शन निकाला। चलिए आ रही है बात समझ में, किसी को कोई डाउट भी है, कोई समस्या भी है किसी प्रकार की, बिल्कुल आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ रही है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा और उसका इस क्वेश्चन को महसूस कीजिएगा, इस प्रश्न को फील कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी जल्दी इसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें यह कहा है कि एक मिश्र धातु में 40% चांदी, उसके बाद जो है 30% तांबा और 30% निकिल है। यानी चांदी का सिंबल होता क्या है, एजी होता है कि नहीं, चांदी का सिंबल होता है एजी और ये कितना है मिश्र धातु में तो 40%। और उसके बाद कॉपर का सिंबल होता है सीयू, तो ये कितना है, तो ये आपका 30% है। उसके बाद निकिल है, तो निकिल है तो इसका जो है 30%
है कि नहीं है। अगर मैं इसको रेशियो बनाना चाहूं तो ये आपका 4:3:3 है। अच्छा ये बताओ, ये 4:3:3 में चांदी, तांबा और सिल्वर एक मिश्र धातु में है। अब कह रहा है कि 25 केजी मिश्र धातु है, तो ये आपका मिश्र धातु टोटल कितना है, तो रेशियो में 10 यूनिट है। रेशियो में आपका 10 है, जो टोटल आपके किसके बराबर है, टोटल आपका जो है 25 केजी के बराबर है। बोलो हाँ या ना। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब इसका 2.5 गुना है। अरे बोलो हाँ या ना, इसका 2.5 गुना, तो इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका चांदी 10 केजी है। बोलो हाँ या ना। अब ये कॉपर कितना है, तो ध्यान से देखो, इसका 2.5 गुना यानी 7.5, यानी कॉपर 7.5 केजी है। अब और उसके निकल कितना है, तो 2.5 गुना यानी ये भी आपका 7.5 केजी है। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर कह रहा है इस मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो। किसकी बात हो रही? चांदी की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? चांदी की बात हो रही है, यानी आपकी चांदी की बात हो रही। किससे? टोटल से हो रही है कि नहीं? चांदी की बात टोटल से अगर कर रहे हैं तो इसमें चांदी टोटल का 50% है, तो 50% का मतलब 1/2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अभी ये बताओ, और ये किस कंडीशन में है कि इस मतलब इस पूरे मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए, तो मुझे ये बताओ। हाँ, तो अभी इसमें चांदी कितना है आपका जो है सो 10 केजी। कितनी चांदी मिलाओगे? x मान लो। अब ये आपका टोटल कितना है? 25 केजी। तो मुझे बताओ, अगर इसमें x केजी चांदी मिलाओगे तो वो जो है सो टोटल में से भी तो x केजी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। x। अब ये आपका हो गया 1/2। अब अगर ध्यान से आप देखो, x का मान अगर 5 रख दो तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 30, यानी कि आपका संभव है। यानी x का मान अगर मैं यहां पर x का मान जैसे रख दूं 5, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 15 ऊपर में और ये हो जाएगा आपका 30, तो यानी कट के 1/2 जो इसके बराबर है। तो यहां से जो है सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया? 5 केजी हमको चांदी उसमें मिलानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट? किसी को कोई समस्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो बड़ी शर्म की बात है। कितने हमने बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ये सब आपको पेड कोर्स में भी इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। और ये आप देख रहे हो 2022 का क्वेश्चन, 11 अप्रैल 22 CGL प्री का सेकंड शिफ्ट का पीछा हुआ क्वेश्चन है। अरे बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और मुझे इसका आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी आप लोग फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या होने वाला। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपका ये कह रहा है मेरे भाई, इसमें आपका ये कह रहा है कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसको शेयर कीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाइए। जितना ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा उतना ज्यादा सबका भला हो पाएगा, सबका भला हो पाएगा। सबका कोशिश कीजिए, कोई अच्छी चीज है उसको सबका भला होने दीजिए उससे, है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर अगर मैं उसको शेयर करूंगा तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे भाई, आपके 1-2 से कंपटीशन थोड़ी ना, अरे आपका कंपटीशन तो लाखों से है। और उस लाखों में अरे तभी तो मजा है, जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तभी तो जीतने, मतलब यानी हारने से मतलब आपको जीतने का मजा तब आता है जब सामने वाला दुश्मन आपसे ज्यादा तक जो है ताकतवर हो। अरे जो आपसे कमजोर है उससे जीतकर क्या फायदा? फायदा तो उससे है, वाहवाही तो उससे होगी जो आपसे ताकतवर इंसान हो और वो आपके चरणों में आके गिरे। आ रही है बात? उनको तो यानी शेयर करते रहिए किसी भी चीज को, है ना। आपका जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना और अच्छा होगा ना जी, मजा आएगा उसमें। कंपटीशन से पीछे क्यों हटते हो, मतलब जो है संघर्ष से आगे रहो।
संघर्ष में कभी भी पीछे मत हटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की, तो स्पीड स्कूटर का क्या हो जाएगा, स्पीड स्कूटर का क्या हो जाएगा, तो 245 किलोमीटर की दूरी उसने 7 घंटे में तय की, तो इसका स्पीड हो जाएगा 7 की 7 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हाँ तो यानी स्कूटर का स्पीड कितना हो गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो डाउट, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब करा यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए, स्कूटर की चाल कितनी है 35, अब इसको जो है सो 3/7 की चाल से चलाए, यानी क्या हो जाएगा, ये अगर आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। अरे बोलो हाँ या ना, ये 7 से काटेंगे 5, तो ये हो गया स्पीड किसकी, साइकिल की। यानी इलेक्ट्रिक साइकिल का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाए तो वह 4 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी इज इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको यहां पर नजर आ गया 15 × 4 यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या, बिल्कुल आसान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब का फॉर्म है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप एक चीज जो है सो लिख जो है सो मतलब लीजिएगा, a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब, तो ये आपका होता क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 2a³ प्लस 6ab², ये आपका हो जाएगा। अगर इसको तोड़ोगे तो ये रिजल्ट आपको यहां पर मिलने वाला है, 2a³ प्लस 6ab² आपका रिजल्ट मिलने वाला। अब इसी पैटर्न पे 4x प्लस 2y का होल क्यूब है, और ये प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब है कि नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल है। और यह आपका बराबर दे रखा है 16ax³ प्लस bxy², ये आपका फॉर्मेट दे रखा है, यही है ना, ax³ प्लस bxy का होल स्क्वायर, bxy² ये दे रखा। तो ये बताओ ये क्या a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब का फॉर्म में, तो मुझे बताओ ये इक्वल टू ये होता है 2a का क्यूब, यहां पर हम लिखते हैं 2 और a के स्थान पे 4x का क्यूब करना पड़ेगा, और ये प्लस में 6a, हाँ तो यहां पर 6a का मान क्या है इंटू 4x, अरे बोलो हाँ या ना 4x है कि नहीं है। उसके बाद b का स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पे b क्या है 2y, तो यानी 2y का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा, और ये बराबर ये उतरेगा। अरे बात, अब इसको क्या आप जो है सो लिखोगे 2 × 4 × 16 × 64 64x³, और ये आपका क्या यहां पर बनेगा, तो 6 × और ये आपका हो जाएगा 4x, और ये 2 का स्क्वायर आपका 4, यानी 4 × 16x और y², और यह आप ध्यान से आप जो है सो देखो तो किसके बराबर है, इसके बराबर है यहाँ पे। अब इसमें से 16 कॉमन जो है सो लिया गया, 16 × ax³ प्लस bxy² के बराबर है कि नहीं है यहां तक। आइए अब इसमें 16 कॉमन है, तो यहां से 16 जो है सो मतलब लीजिए कॉमन, यहां से 16 अगर कॉमन जो लेंगे तो 16 × 4, और यहां से 4 × 2 8x³,
और ये प्लस में 16 कॉमन जैसे ले लिए तो 6xy² और ये बराबर हो गया 16 इंटू ax³ प्लस bxy², ये हो जाएगा। तो यहां से अगर कंपैरिजन करो, यहां 16 यहां भी 16, अब यहां 8x³, यहां ax³, यानी कंपेयर करने के बाद a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये देखो 6xy² और यहां पर bxy², यानी b के स्थान पे आ गया आपका 6 आ गया। आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब आपसे पूछा क्या, 1/2 √a² प्लस b², यही तो आपसे पूछा कि यही आपसे पूछा है कि इसका जो है सो मान क्या बन जाएगा। आइए तो हमें बताओ, 1/2 तो हम यहां पर रहने, ये √8² यानी जो है ये का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 और ये b का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको 1/2 और इंटू 8 का स्क्वायर 64 और ये 36 100 बनेगा, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 1/2 और 100 का वर्गमूल आपका 10, इससे कटेगा, आपका आंसर कितना बन जाएगा, 5 आपका इस सवाल का आंसर। अगर 5 इस सवाल का आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या बना आपका, सी बना। अब इस सवाल का सही आंसर कितना हो गया, यानी सी आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का। इस सवाल का सही उत्तर क्या बना मेरे भाई, सी। अब जो आपके सामने प्रश्न आ रहा है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा 6 नंबर क्वेश्चन, और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है। 6 नंबर क्वेश्चन को जल्दी फटाफट करके आंसर बताइए, फटाफट करके आंसर बताइए, फटाफट ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट, चलिए जल्दी बताइएगा। है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या कह रहा है कि 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, यानी 500 से 650 तक, 500 से 650 तक, और यहां पर दोनों को सम्मिलित करते हुए, यानी बोथ इंक्लूडेड, यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग बोथ। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 7 से विभाज्य ना हो, यानी इनमें से ऐसे इसके बीच में या इन दोनों को सम्मिलित करते हुए इतने तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से विभाजित ना हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह ज्ञात करना है कि इसमें टोटल कितनी संख्या है। तो आपको दिख रहा है जो है सो आपका 150 और प्लस 1 यानी 151 संख्या, टोटल 151 संख्या है। अब इसमें से सबसे पहले हमको इसका उल्टा निकालना है, 3 और 7 से कटने वाली कितनी संख्या, उसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले 3 और 7 से कटने का क्या नियम है, यानी सबसे पहले वैसी संख्या आप जो है सो निकालो जो 3 से कटे, 7 से कटे। अब ध्यान से आप देखना, वैसी संख्या जो 3 से कटे वो तो निकाल लोगे, फिर 7 से कटे वो भी तो जैसे निकाल जैसे लोगे, होगा कि नहीं होगा, आ रही बात। लेकिन इसमें 3 और 7 का मल्टीपल 21, और अगर 21 से कटने वाली संख्या अगर मैं जो निकालता हूं तो वो संख्या 3 में भी आ गया, 7 में भी आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, आ गया कि जैसे नहीं आ गया। सबसे पहले 3 और 7 से कटने वाली संख्या को हमको जो है सो निकालना है, तो वो क्या क्या हो जाएगा उसको पहले जो है सो ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं प्रथम से लेके 100 तक 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, अगर ये लगातार है तो हम कहेंगे 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बताओ 3 से कौन कौन संख्या कटी लगातार लिख रहा हो, तो 1 2 और आपने 3 लिखा।
हमने लिखा 8, 9 और मैंने लिखा 10। लगातार हम लिख रहे हैं 3 संख्या, 5, 6 और 7 जो है सो लिख रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, लगातार 3 संख्या है और इस लगातार 3 संख्या में से कोई एक संख्या ही 3 से कट रहा है। ये लगातार 3 संख्या और लगातार 3 संख्या में से कोई एक संख्या ही 3 से कट रहा है। लगातार 3 संख्या, उसमें से कोई एक संख्या ही 3 से कट रहा है। यानी प्रत्येक 3 लगातार संख्या में एक संख्या आपका 3 से कटेगा। तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 650 तक 3 से कटने वाली कितनी हो गई, तो यानी 650 में आपका प्रत्येक 3 संख्या में एक संख्या है 3 से कटेगा। ये हो गया आपका 1 से लेके 650 तक, लेकिन 500 से ऊपर चाहिए तो आप इसमें से माइनस कर दो 500 तक, यानी 500 तक, यानी प्रत्येक 3 संख्या में एक संख्या 3 से कटेगा। तो ये आपका आ गया 500 और 650 के बीच में 3 से कटने वाली संख्या। तो ये कितनी आ गई, सबसे पहले ये बताओ। इसमें 3 से भाग हम देंगे, तो यानी ये किस दिया 63 और ये 20 आपका 6 आ गया। अब इसमें 3 से भाग हम देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 या 48 आपका 2 यानी 166। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसमें से इसको अगर मैं जैसे माइनस करूं तो ये होगा आपका 0 आपका हो गया 21 में से अगर मैं 16 घटाऊं तो ये 50। यानी आपका 500 से 650 के बीच 50 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। अब चाहिए 7 से कटने के लिए, तो अगर लगातार 7 तक जो है लिखेंगे, अगर लगातार 7 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें से उन 7 में से कोई एक संख्या 7 से कटेगा। यानी प्रत्येक 7 संख्या में से एक संख्या 7 से कटेगा। तो हमें चाहिए 1 से लेके 650 तक पहले, तो 650 में से प्रत्येक 7 संख्या में से एक संख्या 7 से कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा। और हमें तो हमें 1 से लेके 650 तक आ गया, लेकिन हमको 500 से ऊपर मतलब चाहिए। 1 से लेके 500 तक हमें माइनस करना पड़ेगा और ये 500 तक प्रत्येक 7 में से एक संख्या 7 से कटना। अब ये 7 से भाग जो है सो लेंगे, तो 7 9 63 2 20 7 दूना 14। ये केवल भागफल लिखना है, केवल आपको भागफल जो है सो लिखना है, शेषफल को हटाओ। अब इसमें अब ये भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 7 49, एक आपका कितना 71 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, 7 7 49 1 10 आपका 71 हो गया। अब इसमें से ये अगर मैं माइनस करूं तो ये किस संख्या ऐसी है जो आपका क्या हो गया 7 से कटेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए 3 से कटने वाले में 21 भी शामिल हो गया। अब देखो 3 से कटने वाले में 42 भी शामिल हो गया, अब यह नहीं हो गया। और फिर यहां पर जो है 63 भी शामिल हो गया 3 से कटने वाले में। और फिर यहां 7 से कटने वाले में भी 21 शामिल हो गया। और फिर यहां 7 से कटने वाला में भी 42 शामिल हो गया। और 7 से कटने वाला में भी 63 शामिल हो गया। इसका मतलब है ये 21 से कटने वाली संख्या इसमें भी शामिल हो गया, इसमें भी शामिल हो गया। तो 21 से कटने वाली हमको अब इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। अब हमको 21 से कटने वाली संख्या भी निकालना पड़ेगा। यानी प्रत्येक 21 में से एक संख्या है जो आपका 21 से कटेगा। आ रही बात, प्रत्येक 21 में से एक संख्या है जो 21 से कटेगा। ये 1 से लेके 650 तक हमें चाहिए 500 तक, उसमें से हमें 500 माइनस करना पड़ेगा। प्रत्येक 21 में से एक संख्या कटेगा। अब यहां पर देखो 21 या 63 और ये 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 21 दूनी 42 हो गया 8 80 और 21 यानी कि 7 संख्या इन दोनों में शामिल हो गया। तो मुझे बताओ इसको हमें तो 7 तो माइनस करना होगा ना, यानी 3 और 7 से कटने वाली कितनी संख्या 50 प्लस 21 और माइनस 7 करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये टोटल आपका निकल के आ जाएगा 64। तो हमारे पास 64 ऐसी संख्या है, हमारे पास 64 ऐसी संख्या है जो 500 और 700 के बीच 650 के बीच में है, जो 3 और 7 से कट रही है।
अब इस टोटल हमें रिक्वायर्ड आंसर, हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 151। अब 151 में से अगर 64 माइनस कर दूं तो जो संख्या बचेगा वह 3 और 7 से नहीं कटेगी। आ रही है बात? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये आपका 8, यानी 87 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 87 ऑप्शन नंबर डी। यानी बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आ रही है बात? इस बात को समझ गए। इसमें हमने 1/3 ये क्या किया, यहां पर हम ये देख रहे, अगर मैं लगातार 3 संख्या लिखूं, उन तीनों संख्या में से कोई एक संख्या 3 से कटेगा, यानी प्रत्येक 3 संख्या में से कोई एक संख्या 3 से कट रहा है जब लगातार जैसे लिखा जा रहा है। तो यहां हमने 1 से लेकर 650 तक में 3 से कटने वाला 216, लेकिन हमको चाहिए था 500 और 650 के बीच, तो फिर हमको यहां से 500 तक में हमें हटाना होगा, यानी 500 तक 3 से कटने वाला आपका 166 हमें चाहिए इसके बीच, तो यानी इसमें से इसको जैसे माइनस करके निकाल दिए। आ रही बात? सेम उसी प्रकार से निकाले। और ये बोलोगे सर 21 आपने इसका निकाला क्यों? आप यहां देखो 21, 42, 63 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसमें भी काउंट हो गया, और 7 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसमें भी काउंट हो गया, 2 बार हो गया 21 से कटने वाला काउंट। तो 21 से कटने वाला 7 संख्या जो मैंने माइनस किया। अरे बात, तो यही आपका आ गया 64, यानी 64 ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से कट रहा है। अरे बात, अब यहां पर हमें चाहिए क्या, जो नहीं कटने वाला 151 में से 64 को हमने माइनस किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कितना आंसर होगा जल्दी से बताइए। इसमें ये कहा है ABC में, त्रिभुज ABC में PQ और R क्रमशः AB, BC और CA पर इस प्रकार स्थित है कि, चलो ये रहा ABC, आ रही है बात, ABC और इस पर एक बिंदु है P और इस पर एक बिंदु है Q और इस पर एक बिंदु है R। हो गया। अब ये इस प्रकार स्थित है कि BQ बराबर PQ, तो पहले PQ को आपको मिलाना पड़ेगा, ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर ये कहा है आपसे QC QR, यानी ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब हो गया कि इस साइड के सामने वाला आपका ये कोण और फिर इस साइड के सामने वाला आपका ये कोण भी बराबर है, और इस कोण का मान दे रखा है कितना, यानी 2BAC बराबर 75, तो इसका मान आ गया 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल PQR, यानी ये कोण आपका क्या होगा, जल्दी से बताइएगा ये कोण आपका क्या होगा। किसी को कोई डाउट बनेगा? कोई डाउट नहीं, यहां तक ये पूछा। अब आप इसमें कुछ भी जो है सो लगा दो, ये कोण इसके बराबर है तो कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा। अगर मैं लेट करके बोलूं, लेट, कि अगर ये कोण भी 37.5 मान लूं कि अब की बार हमने यहां पर लेट किया, ये कोण भी हमने 37.5 माना, ये 37.5, 75, अगर 75 ये आया तो ये कोण हमारा निकल के आ जाएगा 105 डिग्री। और बोलो है ना, अगर ये कोण 105 है तो यह भी आपका निकल के आ जाएगा 105 डिग्री। अरे बोलो, किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कोण 37.5 माना तो ये कोण इसके बराबर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 37.5 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये भी आपका 37.5 हो जाएगा। तो यहां पर ये आप हमें ये बताओ, तो ये 105 और प्लस 105 यानी आपका 210 हो गया, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 ही तो आपका होता है, लेकिन यही दोनों का मान 210 हो गया, तो ये आपका ये बताओ -30 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना?
अगर मैं इन तीनों को अब जोड़ दूं 105 105 210 में से 30 घटा 180 आ गया। अब यहाँ पर देखो 37.5 75, तो इस कोण का जो है सो मान कितना आ गया 105 आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। अब किसी एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां से बताओ हाँ, तो ये कोण कितना हो गया 105 हो गया। उसके बाद ये वाट वाला यानी प्लस वाट, और ये कोण कितना हो गया -30 हो गया। अब ये तीनों एक ही लाइन पे है, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। ये जो है सो -30 यानी तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अरे किसी को डाउट, ये आपको नजर नहीं आ रहा, आ जाओ यहाँ। तो ये कोण हमारा 105 हो गया, और ये कोण हमारा वाट हो गया, और ये कोण आपका जो है सो -30, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 180 बनेगा। बात खत्म, आ गई बात। तो ये हो गया 105 डिग्री, और ये प्लस वाट, और ये उधर जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। तो वाट इज इक्वल टू कितना होगा 210 माइनस 105 इज इक्वल टू 105 आपका आंसर होगा। तो ये जो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 105 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 105 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है सो नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। आपको इच्छा हो यहाँ पर कुछ और जो है सो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कुछ और जो है सो मान लीजिए, आंसर भी आपका वही आएगा। आप एक बार मान के तो देखिए, यानी क्या हुआ, एंगल को कभी एंगल आपने माइनस पढ़ा था, कभी एंगल आपने माइनस पढ़ा था नहीं ना। यहां पर हमने आपको माइनस देके भी आपको सॉल्व किया, माइनस लेके भी हमने आपको सॉल्व किया। कैसे हुआ, आ रही है बात। कुछ नहीं करना, उतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या होगा ध्यान से पढ़िएगा, क्या होगा। जल्दी फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर ये कह रहा है, इसको पहले पढ़िए, समझिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, तब आंसर दीजिएगा। आपका ये कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकता है। यानी ये दोनों पाइप क्या है, खाली करने वाला है। ए खाली करने वाला इसलिए यहां पर माइनस, बी खाली करने वाला इसलिए आपका -10 मिनट, और ये 15 मिनट समय ले रहा है खाली करने में। हो गया, बात खत्म। अब करा जबकि सी, यानी अब करा जबकि पाइप सी अकेले उस खाली टैंक को 12 मिनट भर सकता है। यानी सी हमारा क्या है, पानी को भरने वाला है, जो 12 मिनट में भर सकता है। अब हमें चाहिए इसकी क्षमता, औकात। ये आपका कितना हो गया, टोटल एलसीएम लोगे आपका 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, और ये 12 पचे 60। इन टोटल कैपेसिटी जो हुआ उस टैंक की, यानी 60 यूनिट हुआ। बोलो हाँ या ना। टोटल कैपेसिटी जो उस टैंक की हुआ वो कितना हुआ आपका 60 यूनिट हुआ। अब यहां पर कह रहा है कि जब हाँ, तो यहां पर ये कहा जब टैंक पूरा भरा होता है, जब टैंक पूरा भरा होता है, और उसके बाद कह रहा है जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता। अगर टैंक पूरा भरा हुआ है, अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो ध्यान से मुझे बताइएगा क्या होगा। तो यहां पर जो है सो 60 यूनिट उसमें पानी होगा। अगर 60 यूनिट उसमें वाटर होगा तो इसके बाद इसमें क्या होगा, इन दोनों को उसने 4 मिनट तक चलाया। तो मुझे बताओ 4 मिनट में कितना यूनिट पानी खाली कर देगा। तो 6 और 4 यानी 10 की क्षमता से 40 यूनिट वह पानी खाली कर देगा। 40 यूनिट वह पानी खाली कर देगा। बात खत्म है। अब उसके बाद यहां पर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर वो 40 यूनिट पानी खाली कर दिया, बात खत्म है। उसके बाद यहां पर क्या किया, फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया, केवल पाइप ए को बंद किया, और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। तो अब टैंक को पूरी भरने में कितना समय लगेगा।
अब उसमें से कितना खाली हुआ है पानी, तो 40 यूनिट खाली हुआ। अब उस टैंक को पूरी भरने के लिए 40 यूनिट यदि पानी भरा जाए तो टैंक जो है सो भर जाएगा। अब इसको उसने हटा दिया, अब बी को सी के साथ चालू किया। अब ध्यान से हमें ये बताना, अब उसको 40 यूनिट पानी भरना है, लेकिन किस क्षमता से भरेगा, तो सी 5 यूनिट भर रहा है तो 4 यूनिट खाली कर रहा है। सी 5 यूनिट भर रहा है तो 4 यूनिट खाली कर रहा है। सी 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है तो 4 यूनिट खाली हो रहा है। तो 1 मिनट में 1 ही यूनिट आपका जो है सो पानी भराया ना, तो यानी 1, तो यहां से आपको उसको 40 मिनट जो है सो लगेगा टंकी को क्या करने में, भरने में। यानी 40 मिनट आपके सवाल का आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चलिए अब आप जो है सो 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको मुझे समझिए और इसका आंसर दीजिए। अगर एक ही वस्तु को 2 बार बेची जाए, एक बार लाभ पे एक बार हानि पे, है ना, अगर एक ही वस्तु को 2 बार, तो अब ये बताओ एक ही वस्तु को 2 बार कैसे बेचेगा, एक बार रियल में एक बार मन में बेचेगा। फिर एक बार बेचने के बाद फिर सोचेगा अच्छा काश अगर मैं इसको इतना में बेचता तो इतना मुझे लाभ होता। अगर आप एक ही वस्तु को 2 बार अगर बेचते हो ना, तो दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा, किसका, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वह प्रॉफिट प्लस लॉस के बराबर। रियल की बात कर रहा हूं। अगर एक ही वस्तु को 2 बार अगर बेचा जाए, यहां पर कह रहा है कि यदि, हाँ यहां पर कह रहा है किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। इसका मतलब है 832 और 448 2 सेलिंग प्राइस है, लेकिन किस वस्तु की, उसी वस्तु की। यानी उसी वस्तु को एक बार 832 में बेचा तो उसको लाभ हो रहा है, अब उसी वस्तु को उसने 448 में बेचा तो हानि हो रहा है। तो यानी इसमें एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रहा है। तो ये जो आपका सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वह आपका प्रॉफिट और लॉस के योगफल के बराबर होगा। जब एक ही वस्तु को यानी 2 बार अगर बेचते हैं तो जो डिफरेंस आएगा सेलिंग प्राइस का वह प्रॉफिट और लॉस के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये बताओ सेलिंग प्राइस है कितना, पहला है 832 रुपया, पहला है 832 रुपया, दूसरा है आपका 448 रुपया सेलिंग प्राइस। पहला आपका सेलिंग प्राइस है 832 रुपया, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस है कितना, 448 रुपया, दूसरा है 448 रुपया। दोनों का आप डिफरेंस लो, 12 में से 8 घटाओगे 4 और ये 12 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 8 और ये 7 में से 384 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 384 रुपया। यह 384 रुपया किसके बराबर है, तो प्रॉफिट प्लस लॉस के बराबर है। यह 384 रुपया प्रॉफिट प्लस लॉस के बराबर है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि जो हुई जो लाभ है ना वह हानि के बराबर, मतलब लाभ और हानि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब रेशियो 1:1 आपका 1 होगा। तो ये दोनों को जोड़ोगे रेशियो 2 और ये 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा 192 रुपया। यानी लाभ 192 है तो हानि भी आपका कितना होगा 192 रुपया। तो हमें पूछा है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, यही तो पूछा उस वस्तु का। तो इसका पूछा है हाँ, तो सबसे पहले उस वस्तु का निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले उस वस्तु का निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो हमें ये बताओ क्या, तो 832 में 192 को घटाओ या 448 में 192 जोड़ो। तो 448 में 192 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 8 2 10, 9 4 13, 1 14
और ये आपका कितना हो जाएगा 5 यानी 640 रुपया। उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आया 640 रुपया आया। अब कह रहा है कि यदि उसे 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य की क्या होगा। तो ये जो 640 रुपया आया, अब उसको उसने क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसको 10% की हानि पर बेच रहा है। तो हमें ये बताओ, तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 640 का 90% मतलब 9/10 रुपया। अरे बोलो हाँ या ना, 0 से 0 कटेगा, 9 चौक 36 कैरी 3 और ये 9 6 1 54 और ये 3 57 यानी 576 रुपया आपका आंसर बन गया। 5 7 6 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर बना। आ रही है बात, बिल्कुल सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 10 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से जल्दी बताइए, जल्दी इसका आंसर क्या पड़ेगा, ध्यान से मुझे बताइए 10 का आंसर क्या बनेगा। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप बताओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें ये कहा है किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत अंक 80 है। किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत अंक 80 है। उसके बाद करा वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों का औसत अंक क्रमशः 84 और 74 है। तो शेष छात्रों का औसत अंक ज्ञात करें। बात खत्म। टोटल 100 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और इसका औसत अंक कितना है 80 अंक। एवरेज इसका अंक 80 है। अब करा कि वरीयता सूची में टॉप, यानी अब करा वरीयता सूची में शीर्ष 15 यानी टॉप के 15 यानी टॉप 15 स्टूडेंट जो है उसका एवरेज उसने दे रखा है 84। अब जो नीचे से यानी कि बॉटम, नीचे से 15 यानी बॉटम 15 स्टूडेंट का एवरेज उसने दे रखा है कितना 76। बोलो है। तो जो रेस्ट बच गया यानी रेस्ट, रेस्ट यानी रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी रिमेनिंग लिखो, रिमेनिंग कितना बचा 70। रिमेनिंग 70 स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा, यही तो हमसे पूछा है। तो मुझे बताओ रिमेनिंग 70 स्टूडेंट किस में है, 100 में है या 15 में या 15 में। तो रिमेनिंग 70 स्टूडेंट आपका किस में है 100 में है। तो 100 का औसत या तो 80 होगा। 80 उसका औसत तभी होगा जब सभी डेविएशन का सम अगर 0 मिल जाए तब। अब ध्यान से आप देखो, ये 100 का आपका एवरेज 80 है, तो ये आप देख रहे हो एवरेज 4 अधिक है। 4 अधिक है कितने छात्रों का, तो आप कहोगे सर ये 15 छात्रों का 4 अधिक है, तो यानी कितना हो जाएगा 15 चौका 60 यानी कि प्लस 60 हो जाएगा। उसका डेविएशन जो इसका आ गया वह आपका डेविएशन प्लस 60 है। अगर इसका डेविएशन माइनस 60 अगर आता है तो यानी 70 का एवरेज 80 ही आपका रह जाएगा। लेकिन हम जो है सो देखते कितना, अब की बार ये आ गया आपका माइनस कितना, अरे यार ये 74 होगा, ये आपका 74 है, ये आपका -6 कितने छात्रों का 15 छात्रों का, ये आपका हो गया माइनस जो है 90। तो इसका डेविएशन -30 आया। इसका आपका डेविएशन -30 है, लेकिन डेविएशन होना क्या चाहिए 0 होना चाहिए। तो डेविएशन 0 बनाने के लिए इसमें आपको 30 जोड़ना पड़ेगा। ये आपका डेविएशन 30 है। अब इस 30 को इन 70 में बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो ऐसे लिखो, अरे बोलो भाई ना, इस 30 को 70 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो 0 से 0 आपका कटेगा, ये हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा कितना 0.7 चौक 28, 2 आपका 20 लगभग 4-3 आएगा। तो ये आपका हो गया 80.43 आपका इस सवाल का आंसर बनेगा। 80.43 आपका एवरेज हो जाएगा 70 का। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर होगा। बोलो किसी को डाउट,
कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई कोताही, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जल्दी बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, जल्दी सॉल्व करके बताइए। जल्दी फटाफट फटाफट मुझे आंसर बताइए 11 का क्या होगा। 11 का आंसर यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए। कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है। आ रही बात, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र क्या है मेरे भाई, O है। आ गई बात है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और TA वृत्त की स्पर्श रेखा है। बात खत्म। ये आप देखो, ये आपका कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई बिंदु T है और यहां पर कह रहा है TA आपका स्पर्श रेखा। अब यहां पर ये सेंटर है, इसको बोलते हैं O। अरे बोलो हाँ या ना, इसको सेंटर हम लोग बोलते हैं O, है ना। अब यहां पर क्या कह रहा है कि इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये रेडियस आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आपका क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब यहां पर आपका OT दे रखा है, कितना OT आपका 26 सेंटीमीटर दे रखा। अब ये बताओ, हमसे पूछा है TA क्या होगा। अब ये आप देखो, ये जो रेडियस है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये आपका जो है सो 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना तो 90 के सामने हाइपोटेनस और ये आधार, तो इसका मान कितना हो जाएगा। आप सीधा आप बोलोगे सर 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटाएंगे तो आपका कितना आंसर, 24 आंसर आएगा। ऐसे भी आपको याद रखना, अगर हाइपोटेनस 24 है मतलब 26 है, आपका ये 10 है, ये 24 ही होगा। आ रहा है आंसर, आपका आंसर होगा 24। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसको आप आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 1.5 वर्ष के लिए 8,000 रुपया जमा करते हैं, 1.5 वर्ष के लिए 8,000 रुपया जमा करता है, जो प्रति वर्ष 10% की आपका क्या है, दर है। R का मान है 10%। अगर वह हाफ ईयरली अगर है, वहां पर लिख रखा है उसके बाद कि दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो अर्धवार्षिक है, तो ये बताओ रेट इसका कितना हो जाएगा, 5% पर हाफ ईयर। पर हाफ ईयर आपका हो जाएगा 5%। अगर उसने 1.5 साल है तो समय उसका कितना है, आपका 1.5 साल। 1.5 साल अगर समय है तो कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, 3 हाफ ईयर होगा कि नहीं होगा। अब ये आपका 5% का मतलब हो गया 1/20, यानी पहला साल वह धन 20 से 21 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। दूसरे साल भी वह धन 20 से 21 हो जाएगा। एंड तीसरे और ये पहला साल का अर्थ हो गया पहला हाफ ईयर, यानी पहला हाफ ईयर 20 से 21, दूसरा हाफ ईयर 20 से 21 एंड तीसरा हाफ ईयर आपका 20 से 21 बन जाएगा। यानी पूरे 3 हाफ ईयर, यानी पूरे 3 हाफ ईयर में कितना बन जाएगा, पूरे 3 हाफ ईयर में ये 8,000 से 9261 बन जाएगा। तो इस पर ब्याज कितना जो है सो मिलेगा, 1261 यूनिट ब्याज मिलेगा। अब यहां पर देख रहे हैं ये मूलधन है, यानी 8,000 यूनिट किसके बराबर है, 8,000 के बराबर इंटू 1 है, यानी इंटू 1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1261 रुपया आपका ब्याज प्राप्त होगा। अरे बोलो डाउट किसी को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। इसका
इसका एक अप्रोच और है, इसका 3 4 5 अप्रोच है भाई, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर ये सबसे बेस्ट आपका अप्रोच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप, ये निर्भर आप पे करता है, जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे ना मेरे भाई, तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको समझना है, आपको समझने की कोशिश करना है। इसमें कहा है कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकता है, यानी किसकी तुलना में, कार की तुलना में। कार है और ये ट्रेन है, अगर इसकी चाल x है तो इससे 50% ज्यादा, ये 3/2x हो जाएगा इसकी चाल। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो उसके बाद ये कहा है दोनों एक ही समय पर स्थान A से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान B पर एक ही समय पहुंचती है। अब ये बताओ भाई, दोनों का चाल अलग अलग है, दोनों एक ही समय रवाना हुआ और 81 किलोमीटर दूर एक ही स्थान पे कैसे पहुंचेगा? अब आगे पढ़ो ना, आगे कह रहा है क्या कि हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, लेकिन 12 मिनट समय रुका। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन को कार से 12 मिनट कम समय लगा। बोलो हाँ ना, यहां पर आप देख रहे हो 12 मिनट दोनों के समयों का डिफरेंस है कि नहीं है? 12 मिनट दोनों के समयों का डिफरेंस है और ये दोनों का चाल आपका ये है, तो आपको याद होगा दूरी बराबर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो दूरी बराबर मैं बार बार आप लोगों को जो है सो लिखाया हूं, चालों का गुणनफल और बट्टा चालों का अंतर और यहां पर समयों का अंतर। आ रही है बात? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये बताओ दूरी कितना है 81, चालों का गुणनफल कितना होगा, एक का x तो और एक का 3x/2 और अगला इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 1 यानी x/2 अंतर हो जाए। और ये समयों का अंतर कितना है, तो कह रहा है 12 मिनट रुका। इसका मतलब है ट्रेन अगर 12 मिनट नहीं रुकता तो 12 मिनट पहले पहुंचता ना। इसके बाद दोनों का लिया गया समय का अंतर 12 मिनट है ना, तो यानी 12 मिनट का मतलब आप घंटा में बदलो, बात खत्म। अब ये x/2 जो भी x/2 कट गया, बोलो हाँ ना। अब ये 12 से ये आपका हो गया कितना, 5। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? 12 से आपका हो जाएगा 5। अरे किसी को डाउट, कोई समस्या? आपका बिल्कुल नहीं। अब ये 3 से काटेंगे कितना होगा आपका, 3 27। यहां से आपका x = 27 × 5 = 135। 135 आपका आया। अब आपका 135 आपका आया तो पूछ रहा है कार की चाल कितनी है, तो हमारी कार की चाल x है, x का मान 135 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया। आपको इस चीज को याद तो रखना होगा, ये आपको टाइम स्पेन डिस्टेंस अगर पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको याद होनी ही चाहिए। ये चीज, इस पे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी फटाफट, नामी है फटाफट, जल्दी आंसर आप लोग देने की कोशिश की, जल्दी। आप अगर यहाँ पर देख रहे हो ना यहाँ तक, आप सबसे पहले इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और इंक्रीज कीजिए वाचिंग को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी पढ़ने में आनंद आ सके, है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में आपको भी पढ़ने का सौभाग्य मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 105.75। ये आपका कोई वर्गाकार है ना, वर्गाकार है। क्या है ये? वर्गाकार मैदान है।
इसकी साइड अगर मैं मान लेता हूं ए, अब इसके चारों ओर 4.5 मीटर, ये आपका 4.5 मीटर, ध्यान से आप देखो, ये 4.5 मीटर क्या है, ये आपका रास्ता है। ये जो है ना, ये आपका मैदान के चारों ओर आपका क्या है, रास्ता है। मैदान के चारों ओर आपका रास्ता है। आ रही है बात? चलिए, ये आपका क्या है, तो ये आपका रास्ता है मैदान के चारों ओर, और ये रास्ते की चौड़ाई यहां से यहां कितनी है, 4.5 है। तो फिर यहां से यहां कितनी हो जाएगी, ये भी आपका 4.5 हो जाएगा। यहां से यहां ये भी आपका 4.5 और ये भी आपका 4.5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, तो ये साइड वाला भी वर्गाकार होगा, क्योंकि चारों तरफ 4.5 मीटर बढ़ाया गया। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये चारों तरफ, तो अगर ये बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल में घटा दूं तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सबसे पहले इस बड़े वाले वर्ग का साइड क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा आपका ए। यहां से यहां 4.5, फिर यहां से यहां 4.5, यानी कि 9 हो जाएगा, ये +9। अब यानी बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो a + 9 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, घटाने के बाद ये रास्ता का जो मिल गया क्षेत्रफल, तो हमें मिल गया कितना है, 105.75, 105.75 आपका हो गया। अरे बोलो, अब ये देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप ऐसे तो a + b, तो a + 9 + a, अब उसके बाद इंटू a + 9 माइनस a इज इक्वल टू 105.75। अरे बोलो है ना? अब ये a से a कट गया, अब ये इंटू में 9, अब ये 9 से अगर मैं इसको काटूं तो 9 × 9, और ये हो गया आपका 15, जैसे 9 × 9। अब आपका हो गया 6 67, तो 9 7 63, 4 45, 9 5 45 आपका आ गया। तो ये आपका जो है निकल के आ गया 2a + जो है 9 आपका 11.75। अब आपका 2a निकल के आ गया, इसमें से आपका 9 घटेगा तो 2.75। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? अब आपसे क्या कहा है कि यहां पर ये कहा है कि 100 प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बार लगाने का व्यय। मुझे बताओ, वो बार कहां पे लगाएगा, कहां पे लगाएगा बार? तो यानी बार यहां पे लगाएगा, यहां पे यानी अंदर वाले भाग पे, इसके चारों ओर यहां पे बार लगाएगा। तो यहां पे टोटल बार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप इसका परिमिति ए यानी 4a, तो आपको 4a का मान निकालना पड़ेगा, 4a का मान निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 5.5 हो जाएगा। ये 5.5 मीटर हो गया आपका, 5.5 मीटर हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया, 1 मीटर का बार लगाने का खर्च है 100 रुपया, यानी 5.5 मीटर का बार लगाने का खर्च, इसमें आप जो है सो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 550 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 550 आपको कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। बोलो, आपको कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक? अरे सब समझ में आ रही है ना बात समझ में आ रही है, बात आप तक पहुंच रही है, हमारी भावनाओं की बात आप तक पहुंच रही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से पढ़ना और फिर इसको आंसर दीजिएगा। कितना आंसर होगा, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि 15 का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए कि 15 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए क्या कहा, ध्यान से पढ़िए। एक दुकानदार दो जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, समान मूल्य यानी 2 जोड़ी जूते खरीदता है।
इसका मूल्य समान है। अगर पहला जोड़ी जूता का मान 500 रुपया है तो दूसरे जोड़ी जूता का मान भी 500 रुपया। आगे बात चलिए, अब कह रहा है उनमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ पे और दूसरे जोड़ी को 5% की हानि पे। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं पहले जोड़ी का क्रयमूल्य मान लो 100 रुपया, तो दूसरे जोड़ी का क्रयमूल्य भी 100 रुपया हो जाएगा। बोलो आए ना, अरे होगा कि नहीं होगा। अब इस पर जो है सो 15% का लाभ अगर ले रहा है तो मुझे बताओ 15% का लाभ हो रहा है तो प्लस 15 यूनिट उसको होगा लाभ। अरे इसका 15% प्लस 15%। अब इस पर उसका क्या हो गया कि इस पर कह रहा है कि 5% की हानि हो रही है तो 100 का 5% यानी -5 यूनिट। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 115 यूनिट। अरे बोलो हाँ या ना। और इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस 95 यूनिट बनेगा। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वह आपका कितना है, 140 रुपया है। इसके बीच का डिफरेंस आप देखो 20 यूनिट है। इसके बीच का डिफरेंस 20 यूनिट जो आपका किसके बराबर है, तो 140 रुपया के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, तो आप यहां पर जो है सो देख रहे हो 7 रुपया के बराबर है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, 7 रुपया के बराबर है। आप पूछ रहा है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना का लाभ हुआ, आप ध्यान से 15 का लाभ हुआ, 5 की हानि हुई, टोटल उसको 10 का लाभ हुआ, 10 यूनिट का उसको लाभ, और 1 यूनिट का मान है 7, तो हमें 10 यूनिट का मान हमको निकालना। 10 यूनिट ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। 10 यूनिट आपका प्रॉफिट जो किसके बराबर होगा, तो 70 के बराबर होगा। यानी आपका सही आंसर कितना बन जाएगा, 70। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट बन जाएगा। बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या। कितने अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया, कितने अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अब इससे और अच्छा तरीका क्या हो सकता है, समझ रहे हो बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अरे बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। जल्दी आप लोग इसका आंसर 16 का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि क्या है। 16 का आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला। जल्दी जल्दी फटाफट। इसमें कहा क्या रहा, यदि x + y + 3 बराबर 0, यदि x + y + 3 बराबर 0 तो x³ + y³ माइनस 9xy + 9 का मान कितना आ जाएगा, इसका मुझे आंसर दीजिए। x + y + 3 बराबर 0 है यहाँ पे। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब हमसे रिजल्ट पूछा x³, इसका मतलब इसका क्यूब किया गया होगा ना। अब ऐसे कर लो, x + y और ये 3 को उधर ले जाओगे तो -3। अब दोनों तरफ आप कर दो क्यूब, दोनों तरफ कर दो क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x³ + y³ + 3xy और इंटू x + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब -87। अरे बोलो हाँ या ना, बनेगा। बोलोगे यस सर बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान से आप ये बताओ, x³ + y³ + 3xy और इंटू x + y, x + y का मान -3। अरे बोलो इज इक्वल टू -27। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये -27 को आप -9 -18 आप जो है लिख सकते हो। बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए x³ + y³ ± 9xy और ये 9 को इधर लाओगे +9 बराबर -18। इसी का तो मान पूछ रहा है। हमारा कितना आंसर हो जाएगा, -18। और -18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी हमारा परम सत्य आंसर होगा।
अरे सुन रहे हो बच्चों, बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की भावना क्या है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है, इसके पीछे छिपे हुए राज को समझना है, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब यहां पर ये कहा है एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड इस काम को करने में लिया गया समय 46 दिन, 92 दिन और ये 23 दिन। इसका एलसीएम लो 92, यानी आप 92 में 46 से भाग दोगे, ये 2 और ये 1 और ये 4, इसकी क्षमता आ गई। तो हमारा टोटल वर्क जो है वह कितना आ गया, 92 आ गया। बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट? चलिए अब यहां पर बात को शुरू करते। यहां पर कह रहा है एक्स ने काम शुरू कर दिया, एक्स ने काम शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। भाई वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ क्यों जुड़ा, मुझे सोचो बताओ, सोच के बताओ। 2 दिनों के बाद वाई उसके साथ क्यों जुड़ा? अगर थोड़ी देर के लिए सोच लो कि वाई के लिए 2 दिन का काम नहीं मतलब था, y के लिए 2 दिन का काम नहीं था। यदि मैं y का 2 दिन का काम यानी 2 यूनिट अगर मैं इसको दे दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि अब 94 यूनिट वर्क है, उसको हमको x और y दोनों साथ काम करना शुरू किया। यहां पर यह कह रहा था कि y 2 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है। तो भाई y 2 दिनों के बाद क्यों जुड़ता है? इसीलिए मान लो y के लिए 2 दिन के लिए वर्क नहीं था, इसलिए 2 दिन बाद। तो अगर मैं y के लिए 2 दिन का वर्क 2 यूनिट अगर मैं दे दूं तो 94 यूनिट वर्क करने के लिए x और y दोनों साथ काम करना शुरू करेगा। आ गई बात? अब आइए, अब कह रहा यदि हाँ, तो अब कह रहा यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद साथ में जुड़ता है। भाई ये जो है जेड 8 दिनों के बाद साथ में जुड़ता है, इसके साथ भी वही आप जो है लगाओ 8 चौक 32। अगर मैं यहां पर 32 यूनिट काम दे दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ काम शुरू किया। अब सबको जोड़ो, 2 3 4 आपका 6 और ये 9 3 आपका 12, यानी अगर 126 यूनिट काम है तब उस कंडीशन में एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ काम करना शुरू करेगा। अरे इसने 2 दिन बाद इसमें जुड़ा तो 2 दिन का काम मैंने दे दिया, 2 दिन का काम मैंने प्लस कर दिया, और ये 8 दिन बाद जुड़ा तो 8 दिन का काम मैंने इसका प्लस कर दिया। आ रही है बात? किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं भैया, लाइन कट गई है, यहां बैकअप पे काम चल रहा है ना, जो हमारा इन्वर्टर है उस पे काम चल रहा है। अब ये भी इन्वर्टर मुझे लगता है कि जवाब देने वाला। चलिए आ गई, अरे वाह अच्छी बात है। तो ये आपको आगे 126 यूनिट काम, अब 126 यूनिट काम क्या तीनों साथ करना शुरू करेगा? बिल्कुल। अब ये करा कि उसमें करा एक्स कितने दिनों तक काम किया, एक्स शुरू से लेके अंत तक काम किया, वाई भी शुरू से लेके अंत तक काम किया। कब? जब मैंने इसका 2 दिन का वर्क मैं इसमें जोड़ दिया तब। जेड भी शुरू से लेके अंत तक काम किया, कब? जब इसका 8 दिन का वर्क 32 यूनिट मैंने जोड़ दिया तब। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि तीनों एक साथ काम शुरू किया, एक साथ खत्म किया। किस क्षमता से? तो यानी 4 1 5 2 7 के क्षमता से। ये रिक्वायर्ड आंसर। अब ये कटेगा 7 1 7 5 7 8 56, यानी 18 दिन आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। 18 दिन आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी बना। अरे बोलो किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18
ये बात समझ गए बिल्कुल अच्छे से। 18 जो है नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि आप लोग 18 नंबर प्रश्नों का आंसर क्या दोगे, जल्दी जल्दी बताइए। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों केवल लड़के और लड़कियों 720 है, और लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, बॉय एंड गर्ल। और इसको इधर लिखते हैं बॉय और गर्ल, ये क्या है आपका 7:5 है। टोटल कितना हो गया 12 हो गया, लेकिन रियल में कितना है 720 है। एक यूनिट का मान कितना है आपका 60 के बराबर है, तो ये हो जाएगा कितना 7 42 यानी 420 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 30 यानी 300 हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो गया पहला कंडीशन में अगर 720 विद्यार्थी है तो उसमें से लड़के 7:5 के अनुपात में है, मतलब 420 लड़के हैं तो 300 लड़कियां है। आ गई बात खत्म। चलिए बात खत्म यहां तक। अब देखिए, अगर एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियों तथा लड़कों लड़कियों अनुपात 3:5, आ रही बात बी, और आपका यह हो गया जो है रेशियो 3:5 है। टोटल कितना है 8 यूनिट है, लेकिन है कितना 560 है, यानी एक का मान आपका 70, ये हो जाएगा 7 यानी 221 यानी आपका 210, और ये 7 5 35 350। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यानी पहले वाले स्कूल में लड़का 420 लड़की 300, एक अन्य स्कूल में लड़का आपका 210 लड़की 350। बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब यहां पर कह रहा है कि दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात। अब दोनों स्कूल के विद्यार्थी को उसने मिला दिया और उसकी कुल संख्या में लड़की और लड़का और लड़की का अनुपात बता। तो यहां पर जो है लड़का कितना 420, यहां पर लड़का कितना 210। अरे बोलो हाँ या ना। और यहां पे इस पहले विद्यालय में लड़की कितनी 300 और उसमें लड़की कितनी 350। बोलो हाँ या ना। ये आपका बन जाएगा 630 अनुपात, और ये बन जाएगा 650। 1 0 से 1 0, आपका आंसर आ गया 63 अनुपात 65। आपके इस सवाल का आंसर यानी ऑप्शन जो है नंबर ए आपका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। बोलो डाउट किसी को? बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर क्या बनने वाला। 19 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या बनने वाला है। cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर √3/2, जो किसके बराबर होता है cos 30 के बराबर होता है। cos 30 का मान √3/2। यहां से आपका क्या आ गया a माइनस बी बराबर आ गया कितना 30 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब यहां पर ध्यान से आप देखो, दे रखा है sec a बराबर 2, sec a बराबर आपका 2 होगा, और यह 2 किसके बराबर होता है तो आप जो है सो लिखोगे sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री बराबर 2 होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होता है। और ये आपका sec a, यहां से a का मान कितना आ गया मेरे भाई 60 डिग्री। अगर a का मान आ गया 60 डिग्री तो हमसे पूछा है b का मान क्या होगा। इसका मान वहां से निकाला मैंने 60, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका b का यानी 30। 60 में से 30 घटाएंगे तब ना आंसर आएगा 30, तो हमारा आंसर आ गया 30, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी आपका सही उत्तर हो गया। बोलो यहां तक किसी को डाउट? 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न में कोई डाउट कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। कोई डाउट कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए 21 नंबर, हाँ तो ये 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। 20 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व करके बताइए कि क्या बनने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिएगा, क्या है फटाफट जल्दी सॉल्व कीजिएगा फटाफट। अगर आप यहां तक इस बात को समझ गए तो भाई साहब शेयर लाइक तो करते रहिए,
शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, ये सब तो आप ही का काम है ना भाई। आप ही ना हमारी मेहनत को दूर तक ले जाओगे, आप ही हो जो हमारी मेहनत को दूर तक ले जाओगे, दूर तक, है ना। आप अगर आपको ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये आपको लग रहा है एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं अपनी इच्छा से बता रहा हूं कि मैं जो कंटेंट बनाया हूं ना, बड़ी मेहनत से बनाया हूं, क्वेश्चन को छाट छाट के इकट्ठा करके कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कि हमने जो अभी रिसेंट पेपर हुआ उन सब पेपर का एनालिसिस करके उसके बाद मैं आपके सामने ये सब प्रश्न लेके आया। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ हो जाता है। 10% का छूट देने का मतलब हो गया 90 में, फिर भी 8% का लाभ हो रहा है, मतलब 108 में। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये हो गया सीपी और ये बन गया एमपी। होता है ना सीपी और एमपी का रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और एमपी 100 प्लस। अरे यार मैंने क्या बोला, यहां पर आपका होता क्या है, अगर मैं यहां पर बोलूं सीपी बट्टा एमपी, तो ये होता क्या है आपका, ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट। हो गया, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। अब यहां पर देखो क्या हुआ, उसने जो है सो 10% का छूट दिया, 100 माइनस 10 यानी 90 छूट दिया, सीपी का माना गया। अब उसको 8% का लाभ हुआ, तो 100 प्लस 8 हुआ, एमपी का माना गया। अरे बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो है सो रेशियो आप जो है सो निकालोगे, 18 25 जो है 90, 18 छक 108। अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक किसी को डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब यहां पर यह कहा है कि वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया। तो सीपी 5 है, एमपी 6 है, तो यहां से बुझाओ कितना अधिक अंकित किया। तो रिक्वायर्ड आंसर 1 अधिक अंकित किया, 5 से 1/5 का मतलब हो गया 20% अधिक अंकित किया। आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। अरे बोलो, किसी को कोई डाउट रहा यहां तक, किसी को कोई समस्या रहा, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं रही होगी, कोई परेशानी। अब आपके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्न है वो भी मैं आपके लिए यहां पर दे देता हूं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपके लिए HW के लिए दे दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 जो अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, यह भी हमने आपके लिए HW जो है सो दे रहा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे यहां पर ये रहा। ये 21 और ये 22, ये 21 नंबर और ये 22 नंबर, दो प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने हैं। दो प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने हैं, 21 नंबर और 22 नंबर। तो मुझे बताइए, आप यहां तक ने आप लोगों ने सेशन को अटेंड किया, क्या यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस हुई, किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा, किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना मतलब करना पड़ा? मैथ्स की बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैथ्स की गहराई को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैथ्स का जो कंसेप्ट जो मैंने बताया उस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से इसको आप रिपीट मोड पे देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको हल्का सा भी डाउट कहीं पर रहा होगा ना, तो वहां पर थोड़ा रिपीट करके देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी।
है ना। बात ये जो है समझ में आ जाएगी और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। आप इस बात को जान लो। अभी आप लोगों को जो है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। ये रहा 21 नंबर और ये रहा आपका 22 नंबर। ये दोनों प्रश्न आप लोगों को घर से बना के लाइएगा और इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। सभी को कमेंट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी आप लोगों को फटाफट आंसर देना है, जल्दी से बताना है कि कितना आंसर होगा। हमें आपका आंसर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना विचार, अपना सुझाव जरूर जो है रखिएगा। उसके बाद उससे पहले जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करते जाइएगा। यहां तक अगर पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्य की बात है कि आप इतने अच्छे कंटेंट का महत्व दे रहे हैं, है ना। अगर यहां तक पहुंच पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को क्लास कराया जाता है। इसको आप लोग अटेंड कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा पहुंचेगा। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। चलिए हम एक नई सोच, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।